हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से जो MCQs हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे कैसे बनते हैं और इससे कैसे कैसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, और वो भी सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने दो वीडियो जो मैंने डाला था पिछली बार नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि संविधान सभा कैसी बनाई गई थी, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया था। तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQ जो बेस्ट हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पे। तो आज का पहला सवाल ये है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को जोड़ा गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सोवियत संघ यानी कि रूस, UK, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो इसको आप पोज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार को ऐड किया गया है ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर सवाल ये बने कि भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो ये हैं टोटल 6। भारत के संविधान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर अनुच्छेद पूछे तो समानता का अधिकार आता है 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है 23 से 24 अनुच्छेद, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है 25 से 28। उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये है 32। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं इसका फैसला लेने के लिए। तो इसके अंतर्गत आता है, अधीन में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का कंजर्वेशन यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आप जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें एक और चीज़ है जो मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद या आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, अगर आपके मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये दोनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब जब हमारा संविधान बनाया गया था यानी कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे या कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो ये थे आपके 7। तो मूल संविधान में
प्रारंभ के संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। अब वो 7 कौन कौन थे, पहले हम ये देखते हैं कि इस टाइम कितने हैं। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम 6 हैं। कौन कौन है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में केवल 6 ही हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान बनाया गया तो उस टाइम 7 थे। तो 7वां कहाँ चला गया, तो 7वां मौलिक अधिकार जो था ये था संपत्ति का अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 संशोधन करके इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचे। ठीक है, आप याद रखिए कि 44वें संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत संशोधन करके इसको संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या आप इसे मूल अधिकार बोल सकते हैं दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो भारतीय संविधान का जो भाग है, किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है या जनता की गारंटी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, ये जनता की गारंटी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे भाग 4 दिखाई दे रहा है, तो भाग 4 में दिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। ठीक है, यानी कि DPSP। और भाग 1 में दिया गया है राज्य के बारे में, भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, और भाग 3 में दिया गया है आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ये जनता को गारंटी दी गई है। क्लियर, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब उसका मूलभूत या मौलिक अधिकारों का हनन हो का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उन दोनों का अनुच्छेद अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति का या आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में किस धारा के अंतर्गत जा सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 32 धारा 32 के अंतर्गत या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय में जाना हो तो आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का एक आधार है। ठीक है, जैसे में क्या होता है कि भारतीय संविधान में रिट दिया गया है, रिट। ठीक है, तो टोटल 5 रिट हैं भारतीय संविधान में, टोटल 5 रिट हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेक्षण। ठीक है, 5 रिट दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस रिट में निजी फ्रीडम यानी कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब सवाल ये उठता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, तो आपको बता दें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है या कोई भी व्यक्ति हो अगर अवैध रूप से वह गिरफ्तार किया गया है तो उससे बचने के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। वही सवाल है, अवैध निरोध यानी कि
अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है तो उससे बचने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है उससे बचने के लिए। ठीक है, वही सवाल था। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं? तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि टोटल पाँच टाइप के रिट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेक्षण। ये पांचों काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, निजी फ्रीडम। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको इस मिलान करना है, बताना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या आता है, क्या बताया गया है भारतीय संविधान में। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा मिलान सही है। अगर बात करें अनुच्छेद 14 की, तो ये दिया गया है इसके सामने विधि के अनुसार समानता, तो ये सही है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के अनुसार समानता, विधि के सामने सब समान है, चाहे गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, सारे समान हैं विधि के सामने, कानून के सामने। ये अनुच्छेद 14 में दिया गया, ये सही है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें दिया गया है समान अवसर, यानी कि सबको, हर व्यक्ति को, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबको समान अवसर देना चाहिए। नौकरी चाकरी में समान अवसर मिलने चाहिए, तो ये दिया गया अनुच्छेद 16 में, ये भी सही है। और तीसरे की बात करें अनुच्छेद 17, ठीक है, इसमें दिया उपाधियों का अंत, तो ये गलत है। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, 18 दिया गया है सैनिक उपाधियों की अनुमति, सैनिक उपाधियों की अनुमति, तो ये सही है 18। बस ये गलत था सी वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जीवन का जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, वह क्या है? वह आर्थिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है या पॉलिटिकल अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? बताना है आपको जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में दिया गया राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, तो ये है आर्टिकल 21 क्या है आपका? मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, राइट्स, अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ठीक है, यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया था तो उस टाइम टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो वो कौन सा मौलिक अधिकार जिसको हटा दिया गया जो अब नहीं है? बस सिंपल सवाल यही है। तो ये आपको बताया मैंने आपको, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। अब 6 ही बचे रह गए हैं। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्लियर? आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, लेकिन कहीं तो रखा गया होगा, किसी अनुच्छेद में या किसी विभाग में रखा तो गया होगा। तो हाँ, इसको रखा गया हटाने के बाद। यहाँ से जब इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसको हटाने के बाद यहाँ से इसको 301, 300 क या 300 ए अनुच्छेद में रख दिया गया है और यह एक विधिक अधिकार हो गया, और यह एक विधिक अधिकार हो गया है। पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह हो गया है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार आर्टिकल 300 ए या क में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ठीक, वही सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटाया गया था मूल अधिकार से और डाला गया था विधिक अधिकार में? विधिक अधिकार में अनुच्छेद 300 ए में यानी कि 300 क में रखा गया है। ठीक है, तो इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो इसको हटाया गया 44वां संविधान, तो इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1979 के अधीन। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं
कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। ठीक, वही सवाल है। आप देख सकते हैं कि एक ही सवाल को कितनी बार घुमाकर पूछा गया है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा है विधिक अधिकार बन गया है, तो ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बन गया है विधिक अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। फिर वही पूछ दिया गया कि घुमाकर पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। इसको हटाया गया था 44 संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत। तो आगे देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो सवाल ये पूछा है, अभी तक हमने देखा था कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पूछा है कि जब इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1979 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय भारत का शासन कौन था, उस समय भारत में किसका शासनकाल था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत। 1979 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रहे आपके 15 ऑब्जेक्टिव्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें करीब 60 सवाल हैं। इसमें करीब 60 सवाल है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है किसी न किसी भाग में, तो आप जानते ही होंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है, और सवाल यहाँ से बनता ही बनता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। धन्यवाद।